बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं। मेरे सारे व्यूवर्स और फॉलोवर्स जो थे उनके मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नई वीडियो बना सका। और आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि जी आप ज़ीशान साहब के काइंडली जो कंटेंट है, ट्रेंड जो है अपने चैनल का थोड़ा सा चेंज करें। लाइक इसमें इमिग्रेशन वीज़ाज़ के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करें, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है ख़ास पे अगर पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए। तो आप लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ आज। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊँगा यूके का विजिट वीज़ा, कि इस यूके का जो विजिट वीज़ा है वो कैसे हासिल किया जाता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वीज़ा लगने के चांस कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, और एक कैसे वीज़ा आपको मेरिट पर मिलता है। अगर आप यूट्यूब के चैनल्स में देखें तो आपको बेशबहा चैनल्स मिलेंगे जो आपको मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ाज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ख़ास तौर पर यूके, कैनेडा, यूएसए, यूरोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सामने रिसर्च की है, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ यूके के वीज़ा, डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के हवाले से। तो मैंने एक चीज़ का गैप देखा है कि तकरीबन जो यूट्यूब पे जो 90% जो चैनल हैं वो आपको यही इंफॉर्मेशन देंगे, वाह जी वाह कमाल हो गया, ये पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी आ गई, अब तो वीज़े ही लगेंगे। लेकिन कोई भी, माज़रत के साथ, मैंने कोई चैनल नहीं देखा है ऐसा यूट्यूब पर कि वो आपको ये बताए कि आपका वीज़ा किन चीज़ों पर बेस करता है, किन चीज़ों पर, किन डॉक्यूमेंट्स पर बेस करता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस पर आपके वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा हैं। और बात तो करते हैं कि वर्क वीज़ा आ गया, ये वाला वीज़ा आ गया, तो वीज़ा लगने के चांसेस कितने होते हैं, वीज़ा लगने की रेशो क्या है, पाकिस्तान में क्या रेशो है, बांग्लादेश में क्या रेशो है, दूसरे ममालिक में क्या रेशो है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बड़े ही फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, उन्होंने यूके के वर्क वीज़ा पर वीडियो बनाई। उन्होंने कहा जी वर्क वीज़ा आ गया जी, यूके का नई पॉलिसी आ गई, वेरी लो आइट्स रिक्वायरमेंट, अब तो सारे ही जाएंगे, ये है बड़ा अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने उनकी सारी वीडियो वॉच की तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा काइंडली मुझे आप ये बताएं कि ये जो वर्क वीज़ा जो यूके का आया है, इस पर वीज़ा लगने के चांसेस क्या है और वीज़ा लगने की रेशो क्या है। उनका जवाब ही नहीं आया मुझे। बाकी उन्होंने हर कस्टमर जो, मतलब यूट्यूबर के उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने हर एक का जवाब दिया हुआ था। सबने कहा था वेरी गुड वेरी गुड, उन्होंने कहा लाइक लाइक, थैंक यू थैंक यू। मैंने ये सवाल किया उनसे कि जी वीज़ा लगने की रेशो क्या है आपके नज़दीक, उनका जवाब ही नहीं आया। तो बात बताने का मकसद ये है कि सब अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं, और मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। देखें, अगर वो दूसरे लोग जो चैनल बनाते हैं वीज़ास का, वो इंफॉर्मेशन तो खैर मिलती ही है ना, लेकिन आपको कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं बताता कि जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको बाहर के मुल्क में जाकर क्या हार्डशिप्स फेस आती हैं, आपको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जाने से पहले वीज़ा का प्रोसेस जो है वो क्या है। तो ये राज की बातें होती हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा मकसद कोई आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है, ना मैं कोई वीज़ा एजेंट हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैंने 8-10 साल में मैंने दुनिया देखी है, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने बड़े एजेंट्स के फ्रॉड्स देखे हैं, और मैं इस प्रोसेस से, इस फ्रॉड के प्रोसेस से भी गुजरा हुआ हूँ। तो लिहाजा मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ गाइड करना है और अच्छा मशवरा देना है, और जो ये जो एजेंट माफिया के जो लूप होल्स होते हैं, आप इनसे बचना आप लोगों को बचाना है, फर्ज है मेरा। और मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ गाइड करना और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के मखलूक की मदद करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का जो है स्टार्ट करते हैं। यूके का विजिट वीज़ा। नाज़रीन, बरतानिया जो है एक बड़ा ही ग्रेट कंट्री है। इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, इसको ऐसे नहीं कहा जाता। पर ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। ग्रेट ब्रिटानिया पर फिर किसी दिन कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाते हैं यूके का विजिट वीज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यूके का जो विजिट वीज़ा है उस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं,
कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस पर आपका वीजा रिफ्यूज होता है। तो मैं आप लोगों से ये सारी चीजें आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपको फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। उसके बाद जो मेन चीज है, जो सबसे मेन चीज जो होती है, दो तीन जो मेन चीजें हैं विजिट वीजा यूके का लगने में, वो है सबसे पहली बैंक स्टेटमेंट। आपका जो है बैंक का रिकॉर्ड, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, इस बैंक स्टेटमेंट पे अभी हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा दूसरी बातें बता दूं जिस पर यूके का वीजा बेस करता है। आपका एज फैक्टर, वो बहुत बड़ी एक अकाउंट होती है, चीज काउंट होती है। आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट से शो क्या कैसे करेंगे कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री, कि आपकी अपने मुल्क के साथ जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप डेफिनेटली वापस आएंगे। ये 3 4 5 चीजें जो हैं जिस पर आपका वीजा बेस करता है। अगर आप एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को, जिसकी एब्रिविएशन ईसीओ है, ईसीओ को अगर आप सेटिस्फाइड कर दें कि आपकी अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, आप अपने मुल्क में वेल ऑफ हैं, यानी कि आपका अच्छा कारोबार है या आपकी जॉब अच्छी है और आपकी इधर स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो आप वापस आएंगे तो आपको डेफिनेटली वीजा ग्रांट होगा। तो आइए आज ये जो मैंने बातें जो आपके साथ डिस्कस की हैं, इसको जरा तफसील के साथ ना जरा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात जो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है लोगों को सही तरीके से मेंटेन नहीं करनी आती। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। लोग जो है ना, जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो 2 महीने पहले ना पर एकदम ही अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देते हैं। लाइक 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली, 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली, और 2 महीने रखा, 3 महीने ज्यादा 3 महीने रखा, और जो है ना स्टेटमेंट निकाल दी, अल्लाह खैर सल्ला, वीजा अप्लाई किया तो जी वीजा जो होता है जी रिफ्यूज हो गया आ जाता है। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कहता है जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड। तो पहले आप बैंक स्टेटमेंट को काइंडली समझिए कि बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है। बैंक स्टेटमेंट, अगर आप अपना यूके का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप मिसाल दे रहा हूं, अगर आप सिंगल पर्सन हैं, अकेले हैं, तो आपने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि आपने 20 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस शो करना है। तो वो बैलेंस आप कैसे शो करेंगे? जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 को आपने तो अपने बैंक स्टेटमेंट का मेंटेन करना शुरू करनी है। जनवरी से लेकर 30 जून तक, ये 6 महीने होंगे। तो आप 1 जनवरी से पहले अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपया ऐड कर लें। चाहे वो एकदम ऐड कर लें या थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लें, लेकिन 1 जनवरी से पहले 20 लाख, यानी कि अगर आपने ज़हन बनाया कि आपके पास 20 लाख है, तो आपने 20 लाख रुपए के सर्कल से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना। तो 1 जनवरी से पहले आपने अपने स्टेटमेंट में 20 लाख रुपए ऐड कर लिए। फिर उसके बाद आप आ जाए कि इसको मेंटेन कैसे करना है। अब इसको मेंटेन करने के 2 तरीके। नंबर 1, अगर आप सैलरी पर्सन यानी कि आप जॉब करते हैं, तो आप जो है मिसाल के तौर पर अगर आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया महीना है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे? ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में सैलरी जाएगी, या आप कैश इन हैंड के जरिए करेंगे, ये ज्यादातर बैंक के जरिए ही जाती है। अब जब आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी आपके बैंक अकाउंट में चली गई, अब आपने देखना है कि आपका खर्चा टोटल कितना है। आपका खर्चा है 50 से 60 हजार रुपये महीना, 40 हजार रुपये महीना, या 50 हजार रुपये, इसको राउंड कर लें। आपने 50 हजार रुपया हर उस महीने में निकालना है। कैसे निकालना है? कभी आप 5 हजार निकाल लें, कभी आप 10 हजार निकाल लें, कभी आप शॉपिंग करने चले जाएं, अपने कार्ड से शॉपिंग करने चले जाएं। आप कहीं बर्गर खाने जा रहे हैं, आप अपने कार्ड से पेमेंट करें। क्या बिल बन गया? 700 रुपये बिल बन गया, 1000 रुपये बिल बन गया। शॉपिंग की है, आप अपने डेबिट कार्ड को या जो भी आपका बैंक कार्ड है उसको आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा। उस कार्ड के जरिए भी पैसे निकलवाएं, और एक वन ऑफ करके कभी 5 हजार निकाल लिया, 10 हजार निकाल लिया। ये पूरे महीने का आपको सर्कल बता रहा हूँ। लेट्स से आपने पूरे महीने में आपका एस्टिमेटेड खर्चा है 50 हजार रुपया। वो 50 हजार रुपया आपने थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया और अपने बैंक के कार्ड के जरिए निकाल लिया। अब आपका मंथली सेविंग हो गई 1,10,000 रुपया या 1 लाख रुपया। वो आपकी सेविंग है, उसको आप ना छेड़ें, उसको आप मेंटेन करते रहें, उसको बैंक में पड़ा रहने दें। इसी तरह इसको 6 महीने तक मेंटेन करें, तो आपका जो है
ईसीओ को जाहिर हो जाएगा कि यार इस महीने इस बंदे की 1.5 लाख रुपए सैलरी है और इस ये लाख से 1,10,000 रुपया महीने का सेव कर रहा है, तो ये इतना वेल ऑफ है कि ये बाहर जाके इंग्लैंड यूके जाकर 7-8 दिन 10 दिन गुजार सकता है। अच्छा, एक ये तो हो गया जी सैलरीड पर्सन। सैलरी पर्सन का बड़ा सिंपल है, उसने सिर्फ अपनी सैलरी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है 6 महीने की, सैलरी स्लिप दिखानी है और एक एनओसी लेटर लेना है अपनी जॉब से, अपनी कंपनी से कि जी उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं छुट्टियों के लिए सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो डेट्स ये हो गया सैलरीड पर्सन। अब जो है बिजनेस पर्सन, उसका भी सेम है, बस उसमें उन्होंने भी बैंक स्टेटमेंट को ऐसे ही मेंटेन करनी है। अब उनको पता है बिजनेसमैन को उनकी मंथली जो है इनकम क्या है, 5 लाख है, 10 लाख है, वो उसी हिसाब से जितना उनका खर्चा है वो खर्चा निकालते जाएं और अपना जो है सेविंग करते जाएं। प्लस उनके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्टिंग चीज़ है, वो उनके ज़्यादा लगेंगे। लाइक उन्होंने अपने एनटीएन नंबर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर, बिजनेस के जो उनकी जो एसोसिएशन के साथ जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन के लिए पर्सनल बैंक स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट तो उसका होता ही है, उसमें तो ट्रांजैक्शन वगैरह चल रही होती है बड़े लेवल पर, कभी एकदम पैसे ज्यादा आ गए, कभी एकदम पैसे निकल गए। तो ईसीओ जो है बिजनेसमैन की बिजनेस बैंक स्टेटमेंट को इतना ज्यादा नहीं वॉच करता जितना वो उसके पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को वॉच करता है, क्योंकि वो उसका सेविंग है, वो उसका एसेट है। अच्छा जी, ये होगी जी बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें जो है मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि 6 माह पहले आप इसको इस तरह मेंटेन करें, और सैलरीड पर्सन का भी बता दिया है उसने कैसे करना है ऐड, और कैसे करना निकालने पैसे कैसे सेव करने। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपके पास होटल की रिजर्वेशन पहले से होनी चाहिए, और टिकट की जो है प्री बुकिंग जो है वो होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये आपने पहले ही लगा, मतलब है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये आपने ले लेनी है। लाइक ये 2-2,500-3,000 का खर्चा होता है, ये कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद अच्छा फिर दोबारा मैं बैंक स्टेटमेंट पर आ रहा हूँ। आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है सिंगल पर्सन। आप सबसे पहले ये असेस करें कि यूके में एक दिन का खर्चा कितना है। वो खर्चा क्या है जी? आपका ट्रैवल कॉस्ट रोज की, आपकी फूड कॉस्ट रोज की, आपकी होटल की जो कॉस्ट रोज की, और आपकी जो टिकट वगैरह वो जो आपने पहले ले ली हुई है। तो ये आपने जो मैंने अंदाजा लगाया कि यूके का जो खर्चा है कम से कम 250 से 300 पाउंड एक पर्सन का रोज का खर्चा है। अब आपने प्लान किया कि 1 वीक का ट्रैवल चलेगा, अब आप 300 को 7 से जरूर देते हैं, ये बन जाता है आपका 2100 रुपया, यानी कि 2100 पाउंड आपका 7 दिन का खर्चा है सिंगल पर्सन का। तो चलो इसको आप 2000 पाउंड पर राउंड कर लें, तो 2000 पाउंड का मतलब है, पाउंड है 220 रुपए का, अगर आप इसको 200 पे भी रखें तो ये कितने पैसे बन गए? ये बन गए आपके, अगर 1000 पाउंड है तो आपका 2 लाख हो गया, 2000 पाउंड है तो आपका 4 लाख हो गया, लाइक 5 लाख रुपया। 5 लाख आप इसको करें 220 का ना, ये 5 लाख ईसीओ जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है, वीजा ऑफिसर है, सबसे पहले तो वो देखेगा कि 7 दिन का आपका खर्चा क्या है, 5 लाख रुपया। क्या आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया है? अगर आपने 20 लाख का अपना शो किया हुआ है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से 5 लाख तो आपका ये गया, ठीक है, उसमें से 1.5 से 2 लाख की आपकी टिकट गई, 2 लाख लगा ले, 7 लाख ये गया। फिर उसके बाद वो देखेगा आप क्या आया, आप अकेले हैं आपके या नहीं है। अगर तो आप अकेले नहीं है, आपकी फैमिली पीछे पाकिस्तान में है, तो वो देखेगा कि पीछे फैमिली का जो खर्चा है, क्या इतने पैसे इसके पास हैं कि ये फैमिली इसकी 7-8 दिन सर्वाइव कर सकेगी पीछे पाकिस्तान में, तो ये चीज़ें भी काउंट होंगी। उसके बाद यानी कि आप राउंड फिगर में कर लें 10 लाख रुपया, तो फिर भी आपके पास 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 20 लाख आई थिंक मोर देन इनफ है सिंगल पर्सन के लिए। इसी तरह अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह आप जो है 2000 पाउंड जो हमने काउंट किया था उसको फिर 2000 और ऐड कर लें, अगर 3% है 2000 और ऐड कर लें, अगर 3% का होगा तो 6000 पाउंड हो जाएगा। तो 6000 पाउंड को आप देख लें, कैलकुलेट कर लें, 220 से जरूर दे दें, उस हिसाब से फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो ये 6 माह से पहले करने वाली चीज है। अच्छा जी, अब हम आते हैं वो चीजें जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज होता है। यूके की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ना कनाडा की बात कर रहा हूँ, ना मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ना मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यूके की बात कर रहा हूँ। हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा जिसकी बेस पर वीजा यूके का रिफ्यूज होता है। सबसे पहली वजह ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है
जो है वो वर्थेबल है कि नहीं, उसमें बैलेंस अच्छा है, क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है कि नहीं, और दूसरा वो सही तरीके से मेंटेन की गई है कि नहीं की गई है। अच्छा जी, उसके बाद नो डाउट एज फैक्टर भी एक मसला है। जो यंग लड़के होते हैं मोर देन लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड, उनका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नो डाउट। हाँ, अगर उनके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, वो लैंडलॉर्ड हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, या वो मैरिड हैं, तो मैरिड होने से भी चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। और तीसरी वजह ये है कि यू मस्ट शो स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो नहीं करते अपने मुल्क के साथ, लाइक टाइज कैसे शो करें? आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, ये एक स्ट्रॉन्ग टाई है। आप अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास कोई प्लॉट्स हैं, कोई जायदाद है जिससे आपको रेंटल इनकम आती है, रेंटल इनकम यानी कि आपके पास कोई घर है, मकान है जिसकी आपको एक अलग से इनकम आ रही है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टाई है कि आप वापस आएंगे कि ये बंदा तो यहाँ पर ही लैंडलॉर्ड है, जिम्मेदार है, तो इसको वहाँ पर ये क्या स्किप होगा, इसे तो वापस आना ही आना है। तो ये एक बहुत बड़ी टाई है कि आपके वापस आने की। अच्छा, अब मजीद कुछ जो वीडियो की जो सबसे अहम बात है आखिर में मैं आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए सामी, हमारे मुल्क का कल्चर और है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का कल्चर और है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की मेंटालिटी से सोचते हैं, बरतानिया के जो लोग हैं वो बरतानिया की मेंटालिटी से सोचते हैं। जब भी आप बरतानिया का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे कोई भी हो, इस वक्त हम विजिट वीज़े की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप बरतानिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो आप लोग क्या सोचें कि आप पाकिस्तानी बनकर ना सोचें, पाकिस्तानी बनकर वीज़ा अप्लाई ना करें, आप गोरों की मेंटालिटी पर आकर बात करें। गोरा मतलब बरतानवी, ब्रिटिशर, इंग्लिश मैन। गोरों के साथ अगर कोई आपने बात करनी है ना, तो उनके लेवल पर आकर आपको बात करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी आपको मिसाल भी देता हूँ कि आप जो इंग्लैंड की, यूके बीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी आप जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप वीज़ा अप्लाई करें, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करें, क्योंकि गोरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को जो है बहुत मानता है और वो लॉ को बहुत मानता है। और इसकी जो है ना, जो भी वेबसाइट पर जो रिक्वायरमेंट है वो मैं उस पर उसको आप फुलफिल करें। अब इसकी मैं इस सिलसिले में आपको दो मिसालें दूंगा। पहली मिसाल कि हमारी मेंटालिटी क्या है और गोरे की मेंटालिटी क्या है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, 5-6 साल पुरानी बात है, फेसबुक पर ना सॉरी व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुई थी। वो वीडियो क्या थी? नो डाउट उस वीडियो का इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं उस लिंक जोड़ रहा हूँ आज की वीडियो से। वो एक कोई रेसलर था, कोई अमेरिकन था, उसका मुझे नाम भी नहीं सही तरह याद। ये 5 साल पुरानी वीडियो की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस वीडियो में किसी ने ना उस वीडियो को ना पंजाबी में डब किया हुआ था। तो वो जो रेसलर था अमेरिकन, उसको वो बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसका नाम शायद ब्रुकलेन था या ब्रूसली था, वट एवर जो भी था। तो उसकी वीडियो को ना एक पंजाबी बंदे ने डब किया था। तो एक पंजाबी बंदा एक सहाफी से सवाल पूछता है, वो पंजाबी में उससे पूछता है, ब्रूसली तू मैनू एक गल दस कि पंजाब विच सब तो वड्डा झूठ की बोलिया जाता है। ब्रूसली तू मैनू एक गल दस कि पंजाब विच सब तो वड्डा झूठ की बोलिया जाता है। तो वो जो गोरा रेसलर जो होता है ना, वो आगे से जवाब देता है, बस 5 मिनट आया, और सारे हंसना शुरू कर देते। ये मुझे पता है ये आपको वीडियो याद होगी। बात करने का मकसद ये है कि ये गोरे भी जानते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन ये क्या करते हैं, ये लॉ फॉलोअर्स लोग नहीं है, ये बस ऐसे बस मुंह उठाया और वीजा अप्लाई कर दिया। तो मुंह उठाकर वीजा अप्लाई मत करें, रिसर्च करें प्रॉपर, गोरों के लेवल पर आकर उनसे बात करें, उनसे मिलें, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। गोरा ये नहीं देखता कि जी आपके मुल्क में या हम गरीब हैं, हमारी स्टेटमेंट नहीं है, हमारे बैंक ने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमारे बैंक में वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वो ये बात नहीं मानते। यू हैव टू गेट द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। आपको वो हर चीज पूरी करनी पड़ेगी। तो ये मिसाल देने का ये मकसद था कि गोरों के साथ गोरों के लेवल पर आकर बात करेंगे। अगर आप उनके लेवल पर मेंटालिटी के मुताबिक बात नहीं करेंगे ना, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पर। अच्छा जी, अब दूसरी एक बहुत बड़ी रीजन है वीजा रिफ्यूज होने की, और मैं आई विटनेस हूं इस बात का। फ्रेंड ऑफ माइन जो थे, एक फ्रेंड थे मेरे, जब मैं इंग्लैंड में होता था, मेरे फ्रेंड स्टूडेंट वीजा पर थे, वो उनका जो था उनकी वीजा एक्सटेंशन आई हुई थी। वो क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि उसका जो है ना वीजा ओवरस्टे हो गया।
उसने जब अपना पासपोर्ट निकाला तो उसने देखा यार मैं अपना सोचूं वीज़ा अप्लाई कर दूं, काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी एक्सटेंशन आने वाली है, हो सकता है डॉक्यूमेंट सारे रेडी करूं तो टाइम लग जाएगा। जब उसने अपने बैग से पासपोर्ट निकाला तो उसने देखा वो 2 दिन ओवर स्टे हो चुका था, यानी कि इंग्लैंड के अंदर ही वो स्टूडेंट वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा पर था उसका, तो वो 2 दिन ओवर स्टे हो गया। वो परेशान हो गया, उसका ये मेरे से क्या ब्लडर हो गया। वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको मैंने मशवरा दिया कि यार तुम एक काम करो कि तुम एक कवरिंग लेटर बनाओ, एक कवरिंग लेटर में लिखो, अपना नाम लिखो, सबसे पहले एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर से लिखो माजरत माजरत चाहता हूँ कि मैं, और उसको सच बताओ कि तुम्हारा वीज़ा 2 दिन लेट हो चुका है, क्योंकि बास का एंट्री क्लियरेंस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली देख सके। लेकिन जब वो देखने पे आ जाए और अगर आप उनसे कुछ चीज़ छुपाएं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आप बैन भी लग सकते हैं। तो उसने, मेरे दोस्त ने मेरे बात मानी, उसने मेरे कहने पर ये किया कि जी उसने एक कवरिंग लेटर बनाया। सबसे पहले ईसीओ से माजत की कि जी मैं अपनी स्टडीज़ में बहुत मसरूफ था और मुझे मैंने दिन रात की हुई थी, एक की हुई थी, और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं, मेरे जेहन से ही निकल गया कि मेरी तो वीज़ा एक्सटेंशन आने वाली है, तो मैं लेट हो गया। तो लिहाजा उसने माजत मांगी, माजत की, उसने सारे अपने सर्कमस्टांसिस एक कवरिंग लेटर में टॉप पे लिख के बयान किए। उसके बाद उसने अपनी जो जो कॉलेज की जो ट्यूशन की जो फीस की जो रसीदें थी वो लगाई, सारा कुछ अपना जो थीसिस वो वट जो एग्जाम्स की जो स्लिपें थी, जो उसकी डेट शीट थी वो भी लगाई, और अल्लाह का नाम लेकर उसने अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर दी। बिलीव करें उसका वीज़ा लगकर आ गया था। उस मेरे दोस्त का वीज़ा लगकर आ गया था। इंग्लैंड में अगर आप, इंग्लैंड जैसे मुल्क में अगर आप 1 घंटा ओवर स्टे हो जाए ना, वो आपको 10 साल का बैन लगा देते हैं कि आप दोबारा 10 साल से पहले हमारे मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। तो ये दूसरी मिसाल देने का मकसद ये था कि अगर आपके सर्कमस्टांसिस जब आप वीजा अप्लाई करते वक्त या करते दौरान, उससे पहले या उसके बाद, अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं आपके, हाँ, पहुंच से बाहर निकल जाते हैं, घबराएं नहीं, सच बताएं, सच बताएं, लिखें। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर आपकी स्टेटमेंट सारी ओवरऑल मेंटेन हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, खुदा ना खास्ता 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकल गए, कोई ऐसी कोई सॉलिड रीजन है जो कि आप उसके बगैर गुजारा नहीं है, आप उस पर लिखें, और अगर हो तो प्रूफ दें कि जी ये मैंने अपनी पार्टी को पेमेंट करनी थी, ये इस वजह से मेरे बिजनेस अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, उसकी रसीदें लगाएं और जो पेमेंट की है उस लगाएं, साथ अप्लाई कर दें। सच बताएं और कोई चीज ना छुपाएं, तो इससे भी जो है वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 2 बड़ी जबरदस्त मैंने आपको टिप्स दी हैं, उम्मीद है आप लोग इससे फायदा हासिल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।